बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 4 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 4 सफ़ा नंबर 65 से। मेरा नाम मेहरदीन है और मैं दारुल हुकूमत से आया हूँ। मेरे शहर में रहमत बाबा से बात हुई थी। उसने मुझे 3 लड़के सप्लाई किए हैं। मुझे और लड़कों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने मुझे तुम्हारी और कस्बा दरवेशा की टिप दी थी। तनवीर ने बात बनाते हुए कहा, हो झूठ, सरासर झूठ। अगर ऐसी बात है तो तुमने चौधरी दिलावर हुसैन से यूं कहा था कि तुम्हारा ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है। दांत मिट्ठल ने गुर्राते हुए कहा, तो और मैं उससे क्या कह, मुझे क्या मालूम था कि वो भी इस काम में तुम्हारा बराबर का शरीक है। मैंने तो पहले उससे तुमसे मिलने की बात की और फिर जब उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी तो मैंने कह दिया कि मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस से आया हूं। तनवीर ने कहा, गलत। तुमने गेट के बाहर भी अपना तारुफ यही भेजा था कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस से आए हो। दान मिठल ने उसी अंदाज में कहा, जो भी है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करना थी। सोच लो, मेरा ऑर्डर बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें डॉलरों में माल दे सकता हूँ। तनवीर ने कहा, बकवास मत करो, तुम ब्लफ कर रहे हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, वरना मैं तुम जैसों की जुबानें खुलवाना जानता हूँ। दांत मिठल ने गुस्सीले लहजे में, मैं ब्लफ नहीं कर रहा, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो बाबा रहमत से बात करके पूछ लो। तनवीर ने इत्मीनान भरे लगे, जब तुमने चौधरी दिलावर हुसैन को रहमत बाबा का हवाला दिया था तो उसने रहमत बाबा से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन रहमत बाबा से राब्ता नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि वो कहीं गायब है या फिर उसे गायब कर दिया गया है। अब वो कहाँ गायब है और उसे किसने गायब किया है, ये तुम बताओगे हम। उस्ताद मिठल ने तनवीर की जानिब सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए, मुझे क्या मालूम, मुझे तो वो सड़क एक चौराहे पर मिला था। उसके साथ एक नौउम्र लड़का भी था जिसके तवस्सुत से मेरी उससे बात हुई। तनवीर ने कहा, इसका मतलब है कि तुम आसानी से नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। उस्ताद मिठल ने कहा, मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया है, अब तुम नहीं मानते तो ना सही। तनवीर ने कंधे झुकाकर कहा। उसी लम्हे चौधरी दिलावर तेजी से चलता हुआ अंदर आ गया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बेपनाह तशवीश और परेशानी के आसार दिखाई दे रहे थे। उस्ताद मिठल, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। चौधरी दिलावर हुसैन ने उस्ताद मिठल से मुखातिब होकर इंतहाई परेशानी के हालत में कहा, तो उस्ताद मिठल सर हिलाकर उसकी तरफ पड़ा। चौधरी दिलावर हुसैन ने अपना मुंह उसके कान के पास और उसे निहायत आहिस्ता आवाज में कुछ बताने लगा। उसकी आवाज इतनी मदद कि तनवीर को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो उस्ताद मिठल से क्या कह रहा। चौधरी दिलावर हुसैन की बात सुनकर उस्ताद मिठल के चेहरे पर भी तशवीश के साए लहराने लगे और वो तनवीर की जानिब घबराई हुई नजरों से देखना शुरू हो गया। चंद लम्हे वो चौधरी दिलावर हुसैन से बात करता रहा, फिर वो मुड़कर एक बार फिर तनवीर के सामने आ गया। तो तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। उस्ताद मिठल ने तनवीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनवीर चौंका जरूर, लेकिन उसने उस्ताद मिठल पर जाहिर न होने दी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस
یہ किस चिड़िया का नाम है? तनवीर ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। तुम नहीं जानते हमारी पहुंच कहाँ तक है। चौधरी दिलावर हुसैन ने बेहोशी की हालत तुम्हारी तस्वीर खींचकर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को भेजी, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से। ये तुम्हारी हमाकत थी कि तुम बगैर मेकअप के चले आए, इसलिए तुम्हारे बारे में हमें रिपोर्ट मिल गई है। अब बताओ क्या चाहते हो? मिठल ने कहा। चौधरी दिलावर हुसैन भी आगे आकर खड़ा हो गया। तुम्हें जो भी रिपोर्ट मिली है वो गलत है। मैं सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक नहीं हूँ। तनवीर ने सर झटक कहा। तो फिर तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए? और तुम्हारी जेबों से, खुफिया हानों से इस कदर हसास असला कहाँ से आ गया? चौधरी दिलावर हुसैन ने इसे तेज नजर से कहा। मेरा ताल्लुक क्राइम ग्रुप से। क्राइम ग्रुप के किसी रुकन के पास असला होना नामुमकिन तो नहीं? तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ही है उस्ताद मिठल, और सीक्रेट एजेंट आसानी से जुबान नहीं खोलते। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसकी जुबान किस तरह खुलवाते हो। इससे मालूम करो कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के पास हमारी और क्या इंफॉर्मेशन है और हमारे खिलाफ ये क्या कार्रवाई करना चाहते। इसके अलावा हमारे बारे में इसके सिवा और किस को मालूम है यही कि हम क्या करते। चौधरी दिलावर हुसैन ने इस बार शदीद गुस्सीले लहजे में कहा। आप फिक्र न करें चौधरी साहब, मैंने तो अच्छों की जुबानें खुलवा ली हैं। ये मेरे सामने भला किस खेत की मूली। आप देखें अब मैं किस तरह इसकी जुबान खुलवाता हूँ। उस्ताद मिठल ने कहा और हाथ पर लिपटा हुआ कोड़ा खोलकर उसे जोर जोर से जमीन पर चढ़ाने लगा। मैं कोड़ा मारने में अपना सानी नहीं रखता। मेरा हाथ एक बार चल पड़ा तो उस वक्त रुकेगा जब तुम्हारे जिस्म की सारी खाल उधड़ चुकी होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा। खुल जाओ अपने बारे में। ताज मिठल ने तनवीर को घूरते हुए इंतहाई गुर्राहट भरे लहजे में कहा। मैं खुल गया तो तुम भी मुझसे किसी कीमत पर बच नहीं पाओगे, और तुम्हें मुझसे बचने के लिए किसी चूहे के बिल में भी पनाह नहीं मिल सकेगी। इस बार तनवीर ने भी गुर्रा कर कहा। ताज मिठल। तनवीर की बात सुनकर चौधरी दिलावर हुसैन ने गरज कर कहा। उस्ताद मिठल का चेहरा भी किसी गुस्से की मानस तरह हो गया। ने कोड़ा हवा में लहराते हुए पूरी कुव्वत से तनवीर को दे मारा। एक लम्हे के लिए तनवीर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आग सी भर गई हो। उसका लिबास फट गया था और उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की एक लकीर सी बन गई। लेकिन तनवीर यूं खड़ा था जैसे इस पर कोड़े की जरब का कोई असर भी ना हुआ। उसने तकलीफ के आसार चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिए थे। देखा, मैंने कहा था ना कि ये खास एजेंट है, वरना कोड़े की एक जरब अच्छे हासे इंसान को चीखने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ना तो इसके चेहरे पर किसी तकलीफ का तासुर नमूदार हुआ है और ना ही इसके मुंह से कोई आवाज निकली है। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा तो उस्ताद मिठल का हाथ मशीनी अंदाज में चलना शुरू हो। तनवीर के जिस्म पर छड़ाप छड़ाप कोड़े बरस रहे। लिबास के साथ उसके जिस्म की खाल भी फटती चली जा रही। लेकिन तनवीर किसी बुत की माने साकत खड़ा था। उसके जिस्म में आग लगे, दिमाग में जैसे लाखों जहरीली चोटियां रेंग रही, मगर वो हिम्मत और हौसले की अजीम मिसाल बना इन घनौने काम करने वाले शैतानों के सामने डटा हुआ था। जैसे वो इस पर कोड़े न बरसा रहे बल्कि फूल बरसा रहे। उस्ताद मिठल का हाथ वाकई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बगैर रुके और थके तनवीर पर कोड़े बरसा रहा। तनवीर के सारे जिस्म से खून रिस रहा था। चौधरी दिलावर हुसैन गौर से तनवीर की जानिब, लेकिन तनवीर का हौसला और हिम्मत टूटती हुई दिखाई नहीं देख रहे।
जिसकी वजह से चौधरी दिलावर हुसैन के चेहरे पर तशवीश के साए लहराने शुरू हो गए थे। बस करो उस्ताद मिठल, ये पत्थर का बना हुआ इंसान है, ये इस तरह से नहीं टूटेगा। चौधरी दिलावर हुसैन ने गुस्सीले लहजे, और उस्ताद मिठल का हाथ रुक गया। उसके चेहरे पर भी तनवीर का हौसला और हिम्मत देखकर बौखलाहट और परेशानी के तासरात नमदार हो गए। क्यों, क्या हुआ, थक गए हो क्या? तनवीर ने उसकी जानब देखकर इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। तो उस्ताद मिठल भड़क उठा। उसने एक बार फिर कोड़ा चढ़ाया, लेकिन चौधरी दिलावर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो उस्ताद मिठल, ये तुम्हें हाँ गुस्सा दिला रहा है। इसकी जुबान खुलवाने का मैंने एक और तरीका सोच लिया है। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। कौन सा तरीका? उस्ताद मिठल ने कहा। मेरे पास क्रॉस 1 का एक इंजेक्शन और उसका एंटी है। अगर हम इसे क्रॉस 1 का इंजेक्शन लगा तो चंद ही घंटों के अंदर इसकी हड्डियां गलना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से इसकी कुव्वते मुदाफियत भी कम हो जाएगी और ये शदीद तरीन अजाब में मुब्तला हो जाएगा। मौत के भयानक अजाब से बचने के लिए अगर इसने जुबान खोलने का वादा किया तो मैं इसे एंटी लगा दूंगा, वरना ये क्रॉस 1 इंजेक्शन से हलाक हो जाएगा और उसकी लाश भी पानी की तरह पिघलकर बह जाएगी। फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा जासूस भी यहाँ आ जाए तो वो भी इसकी लाश नहीं ढूंढ सकेगा। क्रॉस 1 इंजेक्शन का असर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन इसकी रगों में सरायत करना शुरू होगा, इसके जिस्म में आग लग जाए और दुनिया की कोई ताकत इसे जुबान खोलने से नहीं रोक सकेगी। चौधरी दिलावर हुसैन ने सफाकाना लहजे में कहा। ये ठीक है, आप जाकर इंजेक्शन और उसका एंटी ले आए, उस्ताद मिठल ने। चौधरी दिलावर हुसैन ने अस्बात में सर हिला दिया और पलटकर वहां से निकलता चला गया। तनवीर की हालत इंतहाई नगुफ्ताबा हो रही, लेकिन वो खुद को संभाले हुए। उसके साथ फौलादी जंजीरों से बंधे हुए थे उसके हाथ। वो काफी मर्तबा मुतअद्दिद बार हाथ जंजीरों से निकालने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके हाथों में मौजूद कड़े इस कदर तंग और सख्त कि वो किसी भी तरह उन कड़ों को नहीं खोल सकता था। चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल ने इस पर जो जुल्म किया था, उसने इन दोनों से उसका बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन वो उन दोनों से इसका बदला तभी ले सकता था जब वो खुद को किसी तरह उन कड़ों से आजाद कर पाता। उसे जब चौधरी दिलावर हुसैन ने क्रॉस 1 इंजेक्शन का नाम दिया, तनवीर के चेहरे पर कदरे परेशानी से उभर आई। वो क्रॉस 1 इंजेक्शन के बारे में बखूबी जानता था। क्रॉस 1 इंजेक्शन का एसिड हड्डियों के लिए इंतहाई नुकसान का बायस बन सकता था, जो अगर इसे लगा दिया जाता तो ना चाहते हुए भी तनवीर के अंदर से टूट फूट का अमल होना शुरू हो जाता, जिसकी वजह से तनवीर इंतहाई लागर और कमजोर हो सकता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन्हें किस तरह से क्रॉस 1 का इंजेक्शन लगवाने से रोक दे। अचानक तनवीर के दिमाग में एक कूदा सा लपका। उसे याद आया कि क्रॉस 1 इंजेक्शन होश की हालत में लगाने से ही काम करता है, लेकिन अगर ये इंजेक्शन बेहोशी की हालत में लगाया जाता है तो इसका इंसान पर इंतहाई खतरनाक अमल हो सकता है। इंजेक्शन सीधा दिल पर असर करता है, जिससे इंसान एक लम्हे में हलाक हो सकता है। चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल इसे जुबान खोलने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन अगर तनवीर उसके सामने बेहोश हो जाने की अदाकारी करता तो वो इसे इंजेक्शन लगाने से गुरेज करता, क्योंकि बेहोशी की हालत में इंजेक्शन लगने से तनवीर हलाक हो सकता था। इसलिए वो इसे इंजेक्शन लगाकर फौरी तौर पर मौत के घाट उतारने का रिस्क नहीं ले सकते। ये ख्याल आते ही तनवीर ने अचानक कराहना शुरू कर दी, जैसे उसके जब्त का बंधन टूट गया और अब उसे कोड़े लगने से जरबों से शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा।
उसे कराहते देख उस्ताद मिठल के होंठों पर इंतहाई जहर अमेज मुस्कुराहट आ गई। क्यों, अब निकल गया ना सारे कसबल? तुम तो इंतहाई हठधर्मी का सबूत दे रहे, जैसे इस कदर जख्मी होने के बावजूद तुम्हें तकलीफ महसूस ही ना हो रही हो। अब क्या हुआ, अब क्यों करा रहे हो? उस्ताद मिठल ने तंजिया लहजे में पानी। तनवीर ने जैसे खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरते हुए इंतहाई नकाहत भरे लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसका सर ढलक गया, जैसे उसमें अब मजीद होश में रहने की सिकत न रही। ओह, ये तो शायद बेहोश हो गया है। उस्ताद मिठल ने उसका सर ढलकते देखकर कहा। उसी लम्हे चौधरी दिलावर तेज से चलता हुआ दोबारा वहां पर आ गया। उसके हाथ में सुरह रंग की एक शीशी और एक सिरिंज थी। क्या हुआ, इसका सर क्यों ढलका हुआ है? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? चौधरी दिलावर हुसैन ने तनवीर का सर ढलका हुआ देखकर उस्ताद मिठल से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, कोड़ों से लगने वाले जख्मों से ये खुद को कब तक पत्थर बनाकर रख सकता था? उस्ताद मिठल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या करें, क्रॉस वन इंजेक्शन इसे बेहोशी की हालत में नहीं लगाया जा सकता। अगर हमने इसे ये इंजेक्शन लगा तो ये फौरी तौर पर इसके दिल पर असर कर जाएगा और ये फौरन हलाक हो जाएगा, और हम ये कभी नहीं जान सकेंगे कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हमारे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। चौधरी दिलावर हुसैन ने इंतहाई तशवीशज़दा लहजे में, तो तनवीर ने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया कि क्रॉसवन के नेगेटिव असरात के बारे में दिलावर हुसैन जानता था, वरना वो इस हालत में भी उसे इंजेक्शन लगा सकता था। इसकी हालत काफी खराब है, जख्मों से भी खून रिस रहा है। क्या ख्याल है, इसे दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए? कुछ नहीं तो इसका रिसता हुआ खून रोककर इसे होश में लाया जाए, तब इसे इंजेक्शन लगाया जाए, ताकि ये हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दे सके। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा, देख लें, ये खतरनाक एजेंट है। अगर इसे जरा सा भी मौका मिल गया तो ये हमारे होश उड़ा के रख देगा। उस्ताद मिठल ने कहा, बेहोशी की हालत में ये भला क्या कर सकता है? साथ वाले कमरे में एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, हम इसे ले जाकर स्ट्रेचर पर बेल्टों से बांध देते हैं। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा, ये ठीक है, बेल्टों में बंधा होने की वजह से ये हरकत भी नहीं कर सकेगा। उस्ताद मिठल ने कहा। इनकी बातें सुनकर तनवीर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये अहमक किस्म के इंसान खुद इसे मौका दे रहे थे। चौधरी दिलावर हुसैन ने बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद को इशारे से अंदर बुला लिया। तुम दोनों इसे खोलो और साथ वाले कमरे में ले जाओ, स्ट्रेचर से बांध दो। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा तो दोनों ने अस्पात में सर हिलाकर अपनी मशीन गन ने दूसरे साथियों को पकड़ाई और चबूतरे पर चढ़ गए, जिस पर तनवीर जंजीरों से बंधा हुआ था। तनवीर के हाथों और पैरों में जो कड़े थे वो चाबियों से खुलते थे। इनकी चाबियां उन दोनों के पास ही थी। उनमें से एक तनवीर के पैरों के कड़े खोलने लगा, जबकि दूसरा उसके हाथ खोल रहा था। जैसे ही तनवीर के हाथ पैर आजाद हुए, उसी लम्हे उसके हाथ और पैर दोनों एक साथ हरकत में, और दूसरे ही लम्हे वो दोनों अफराद बुरी तरह चीखते हुए और हवा में उछलकर दूसरे मौजूद अपने साथियों से जा टकराए और उन्हें लेकर फर्श पे गिरते चले गए। मुसल्ला अफराद को इस तरह उछलकर गिरते और तनवीर को हरकत करते देख चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल बुरी तरह से उछल पड़े। इससे पहले कि वो संभलते, तनवीर ने अचानक एक लंबी छलांग लगाई और उड़ता हुआ ठीक उस झाड़ गिरा जहां मुसल्ला अफराद गिरे हुए। तनवीर ने इनके करीब गिरते ही इनकी गिरी हुई मशीन गन उठा ली और उसे लिए लुढ़कता चला गया। इससे पहले कि मुसल्ला अफराद उठते, उसने बिजली की तेजी से अपना जिस्म समेटा और मशीन गन का रुख सामने मुसल्ला अफराद की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे कमरा मशीन गन की तेज रेट रेट आवाजों से और इंसानी चीखों से बुरी तरह से गूंज उठा। वो सारे मुसल्ला अफराद
मशीन गन की गोलियों से बुरी तरह छलनी होते चले गए। तनवीर ने चूंकि इन पर अचानक और इंतहाई जारहाना अंदाज में फायरिंग की थी, इसलिए चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल ने गोलियों से बचने के लिए फौरन दाएं तरफ छलांगे लगा दी। वो दोनों जमीन पर गिरे ही कि तनवीर बिजली की तेजी से मशीन गन लिए उन दोनों के करीब आ गया। तुम होश में थे? चौधरी दिलावर हुसैन तनवीर को अपने सर पर मुसल्लत होते देखकर हकलाते हुए कहा। हाँ, अब तुम दोनों के होश उड़ने का वक्त आ गया है, फौरन, तनवीर ने घुराते हुए कहा और उसने झुककर उस्ताद मिठल के हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा उससे छीन लिया। दोनों हांफते हुए उठ खड़े हुए। तनवीर ने चौधरी दिलावर हुसैन के एहलकारों को पहले भी गोलियां मारी थी और उसने उसके 4 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया था। तनवीर का चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो रहा था, जिसे देखकर चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। तनवीर चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर उसने मशीन गन एक तरफ फेंकी और दूसरे ही लम्हे कमरा चौधरी दिलावर हुसैन और उस्ताद मिठल की दर्दनाक चीखों से बुरी तरह से गूंजना शुरू हो गया। तनवीर ने कोड़ा पूरी कुव्वत से बरसाना शुरू कर दिया था। जिस कमरे में तनवीर को रखा गया था, वहां शायद वही 4 मुहाफिज मौजूद थे। बाहर मौजूद राहदारी की दीवारें न सिर्फ मोटी थी, बल्कि उन पर बाकायदा रबड़ की तह जमी, जिससे साफ पता चलता था कि ये सारा तहखाना साउंड प्रूफ तर्ज पर बनाया गया है। रहम करो, खुदा के लिए हम पर रहम करो, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो प्लीज, चौधरी दिलावर हुसैन ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए। ठीक है, मैं तुम पर रहम करने के लिए तैयार हूं, उठो और सामने खड़े हो जाओ, तनवीर ने कहा। निकोड़ा अपने हाथ पर लपेट लिया था और एक बार फिर मशीन गन उठा ली थी। वो दोनों डरते और कांपते हुए उठ खड़े हुए। अब मैं जो कुछ पूछूं, मुझे उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तुम दोनों को गोलियों से छलनी कर दूंगा, तनवीर ने घुर्राते हुए। ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, उस्ताद मिठल ने लरसती हुई आवाज में कहा। गुड, तो तुम मुझे बताओ, ये ह्यूमन ट्रैफिक में कब से मुलव्विस हो? तनवीर के लहजे में बला की गर्राहट थी। पिछले 2 सालों से हम इस धंधे में, चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। अब तक कितने बच्चे अगवा कर चुके हो? तनवीर ने कहा। नहीं, हम बच्चों को अगवा नहीं करते, हम, मिठल ने हकला कर अपना दिफा करते हुए कहा। तो तनवीर ने गुस्से से होंठ बेच लिए। उसे ट्रैगर दबा, मशीन गन से रेट रेट की आवाजें उभरी और उस्ताद मिठल हलक के बल चीखता हुआ और लट्टू की तरह घूमता हुआ नीचे जा गया। मशीन गन की गोलियों ने उसका जिस्म मक्खियों के छत्ते में तब्दील कर दिया था। उस्ताद मिठल को इस तरह हलाक होते देख चौधरी दिलावर के रहे से औतान भी हता हो और वह थर थर कांपने लगा। अब तुम अकेले जिंदा बचे चौधरी दिलावर, मैंने कहा था ना कि अब मैं जो पूछूं मुझे उसका सही सही जवाब दे। मिठल ने मेरी बात नहीं मानी, जिसके नतीजे में ये मारा गया। अब तुम क्या कहते? तनवीर ने इंतहाई दुरुस्त लहजे, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मुझे मत मारना। मैं चौधरी दिलावर ने खौफ से लरसते हुए लहजे में कहा और तनवीर के सामने बाकायदा हाथ। तो बोलो, अब तक कितने बच्चे गवाह किए जा चुके हैं? उसे उसी अंदाज में। हम ये काम सालों से कर रहे हैं, तादाद का मुझे पता नहीं है, चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। क्या ये सारा कस्बा इसी काम में मुलविस है? तनवीर ने कहा। हाँ, ये सारा कस्बा मेरे अंडर है और यहाँ मौजूद तमाम अफराद मेरे मातहत काम करते हैं, चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा। ये तो मुझे मालूम है, बच्चे अगवा करके उनके बदले तुम तावान वसूल करते हो और तावान वसूल करने के बावजूद उन वालिदैन के बच्चे उन्हें वापस नहीं कर, जो तुम्हें भारी रकम भी दे देते। इसके बावजूद मैं तुमसे जानना चाहता हूँ,
तुम इन बच्चों का करते क्या हो जो अगवा करके यहाँ लाए जाते? तनवीर ने पूछा। हम बच्चों के हाथ पांव तोड़कर उनसे बेगार भी लेते और उनसे भीख भी मंगवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को यहाँ से मुख्तलिफ नौइयत के क्राइम की तरबियत भी दी जाती है और लड़कियों को यहाँ अपने पास नहीं रखते। हमारे काफिरस्तान समेत कई ममालिक के एजेंटों से राब्ते हैं जो यहाँ आने वाली लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। और चौधरी दिलावर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा और खामोश हो गया। तनवीर समझ गया कि वो क्या कहना चाहता। तुम इंतहाई जमीर फरोश और मकरू इंसान हो चौधरी दिलावर, जो अपनी बहन बेटियों को दूसरे ममालिक के कुत्तों के आगे उन्हें नोचने के लिए फेंक देते। तुम जैसे इंसान किसी रियायत और किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। तनवीर ने गुर्रा कर कहा, रहम करो मुझ पर, मुझे मत मारना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद यहाँ कोई मकरू धंधा नहीं करूंगा। चौधरी दिलावर ने फौरन तनवीर से माफी मांगते हुए, क्योंकि चौधरी दिलावर तनवीर का इंतहाई खौफनाक लहजा सुनकर लरसना शुरू हो गया था। ये बताओ, अब कस्बे में कितने अगवाशुदा बच्चे मौजूद और वो कहाँ हैं? अगर तुमने जरा सा भी हीलो हुज्जत की तो तुम्हारा अंजाम उस्ताद मिठल से कम नहीं होगा। तनवीर ने कहा, इस वक्त हमारे कस्बे में 100 से ज्यादा लड़के और 30 लड़कियां मौजूद जो कस्बे के मुख्तलिफ घरों के तहखानों में। चौधरी दिलावर हुसैन ने कहा तो तनवीर गुर्रा कर रह गया कि इस हवेली में भी कोई ऐसा तहखाना मौजूद जहां बच्चों को रखा जाता है? तनवीर ने खुद को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए पूछा, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वो चौधरी दिलावर हुसैन जैसे जमीर फरोश के टुकड़े उड़ाकर रखते। हाँ, यहाँ भी 4 लड़कियां और 8 लड़के मौजूद हैं। चौधरी दिलावर हुसैन ने असबात में सर हिलाकर कहा, कहाँ है वो? दिखाओ मुझे। तनवीर ने कहा, वो उसी तहखाने के सामने वाले कमरे में बंद है। चौधरी दिलावर हुसैन ने राहदारी के दूसरे सिरे पर मौजूद एक बंद कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो दिखाओ मुझे। तनवीर ने गुस्से से कहा। जो चौधरी दिलावर हुसैन ने असबात में सर और वो दोनों तेज से चलते हुए राहदारी के दूसरे सिरे पर एक कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गए। कमरे के दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ था। खोलो, तनवीर ने कहा तो चौधरी दिलावर हुसैन ने आगे बढ़कर दरवाजे का कुंडा खोल दिया। कुंडा खोलते ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। दरवाजा खुलता चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तनवीर के अंदर नजर पड़ी तो वो ये देखकर काम कर रह गए कि अंदर दीवारों के साथ 8 मासूम लड़के और 4 मासूम लड़कियां जंजीरों से बंधी हुई। उन सब की हालत बेहद हराम, उनके लिबास फटे हुए और उनके जिस्म पर जा बजा जख्म दिखाए गए, जैसे उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। लड़के और लड़कियां बुरी तरह से सहमे हुए दिखाई दिए। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो सब और ज्यादा सहम गए और सिमट कर बैठ गए। मेरे खुदा, इस कदर जुल्म! तुम इंसान हो या दरिंदे? तुम्हें इन मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता जिन्हें तुमने यहाँ जानवरों की तरफ बांध कर रखा हुआ है? तनवीर ने होनहार भेड़िए की तरफ कराते हुए कहा। चौधरी दिलावर हुसैन ने इस बात का जवाब देने के बजाय सर झुका लिया। तुम और तुम्हारे साथी वाकई दरिंदों से भी ज्यादा भयानक और खौफनाक हो। तुम जैसे को कितार में खड़ा करके गोली से उड़ा देना। अगर इस कस्बे में मैंने मासूम बच्चे न देखे तो तुम्हारी हवेली समेत मैं इन सारे कस्बे को बम्बू से उड़ा देता ताकि तुम जैसे तमाम शैतान जहन्नुम वासिल हो जाते। तनवीर वसीले लहजे। तनवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन मासूम बच्चों और लड़कियों को क्या दिलासा। चौधरी दिलावर हुसैन ने जिस तरह से बताया था कि ये सारा कस्बा ही इस घनौने धंधे में मुलविस, तो वो अकेला उन सब के खिलाफ क्या कर सकता था? अगर वो इन बच्चों को यहां से निकालने की कोशिश
تو سارا قصبہ ان کا گھیراؤ کر لیتا، اور پھر تنویر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دوسرے شہروں سے مزید اغوا کیے جانے والے بچے کہاں موجود۔ ان کی نشاندہی چودھری دلاور یا اس کے ساتھی ہی کرتے تھے۔ اس لیے تنویر نے ابھی چودھری دلاور حسین کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تنویر ان بچوں سے کوئی بات کیے بغیر چودھری دلاور حسین کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارے پاس جو سیل فون ہے وہ مجھے دو، تنویر نے کہا۔ چودھری دلاور حسین نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب اپنا منہ دوسری طرف کرو، تنویر نے کہا۔ تو چودھری دلاور حسین بنا کسی ہیل و حجت کی دوسری طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف مڑا، تنویر نے تیزی سے اس کے پیچھے جا کر مشین گن کا دستہ اس کے سر پر مار دیا۔ چودھری دلاور حسین کے منہ سے ایک زوردار چیخ اور وہ منہ کے بل نیچے جا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ چودھری دلاور حسین کے بے ہوش ہوتے ہی تنویر نے سیل فون پر جولیا کے نمبر ملانے شروع کر دی، لیکن جولیا کا نمبر مصروف تھا، وہ شاید کسی سے بات کر رہی۔ تنویر کچھ دیر کوشش کرتا رہا، لیکن جولیا کا نمبر فری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا کروں؟ میں چیف سے ڈائریکٹ بات کروں؟ تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن چیف سے ڈائریکٹ بات کرنے کا اسے حوصلہ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے مجھے چیف کی بجائے عمران سے بات کرنی چاہیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپر فیاض اس کا دوست، اگر وہ سپر فیاض سے بات کرے تو سپر فیاض یہاں اپنی فورس لا سکتا اور اس سارے علاقے کا سرچ کر کے نہ صرف مغویان برآمد کرا سکتا ہے بلکہ تمام مجرموں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کا عمران سے بات کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ معاملہ گمبھیر تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے عمران سے بات کرنے کا اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر جولیا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بدستور مصروف تھا۔ تنویر سر جھکایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔